डियर स्टूडेंट्स, मैं रामदर्शन जांगेड़ पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल का अध्याय संख्या 5 जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रवास की। तो प्रवास की परिभाषा है किसी स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर रहना प्रवास कहलाता है, और प्रवास करने वाला व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। कोई सी भी जगह, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ जोधपुर रहते हों, जोधपुर से अगर जयपुर रहने लग जाएं तो ये प्रवास कहलाएगा। और प्रवास मुख्यतः एक देश के अंदर भी हो सकता है और देश से बाहर भी हो सकता है। अब बात है प्रवास के प्रकार की। तो सामान्यतः दो प्रकार हैं इसके, एक है उत्प्रवास, एक है अप्रवास। तो उत्प्रवास पहले, प्रवास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी स्थान को छोड़ा जाता हो, और अप्रवास कहलाएगा प्रवास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी स्थान पर आकर बसा जाता हो। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जोधपुर से मुंबई रहने लग जाए तो नॉर्मली दोनों को मिला के कि जोधपुर से मुंबई जाना ये प्रवास है, लेकिन जोधपुर को छोड़ा है तो ये जोधपुर को छोड़ना उत्प्रवास कहलाएगा, और मुंबई में जाकर रहने लग गए हैं तो ये अप्रवास कहलाएगा। तो ये तो सामान्यतः बात हुई प्रवास की। अब बात है मानव विकास की। तो शुरुआत से ही ये माना जाता था कि जिसके पास जितना ज़्यादा धन है वो उतना ज़्यादा विकसित है, चाहे वो व्यक्ति हो या वो देश हो। लेकिन ये बात अधिकांशतः आधुनिक युग में सही नहीं मानी जाती है। कारण है कि कुछ छोटे देश हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत कम है, तो वो बड़े देशों से कभी भी टक्कर नहीं ले पाएंगे, और वो अगर धन संपदा के हिसाब से बात करें तो वो कभी भी विकसित नहीं कहलाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ धन के आधार पे विकसित होना आज की दुनिया में वैलिड नहीं है। तो बात फिर ये हुई थी कि किस आधार पे विकसित कहा जाए, तो इससे रिलेटेड मानव विकास में बात करेंगे कि मानव विकास एक ऐसे विकास के रूप में होता है जो लोगों के जीवन में सुधार लाता है और उनके विकल्पों में वृद्धि करता है। अब यहाँ पे धन की बात नहीं हो रही, दो बात है कि एक तो लोगों के जीवन में सुधार मतलब उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बनाता हो तो वो मानव विकास कहलाएगा, और ऐसा तब होगा जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प का मतलब है ऑप्शन, और यहाँ पे विकल्प देने का ही मतलब है आज़ादी या स्वतंत्रता। मतलब जिस देश में वहाँ के नागरिकों को जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता होगी वो अपने हिसाब से अपने लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का यानी कि ऑप्शन का चयन करेंगे, और अपने जिंदगी का गुजारा करने के लिए कोई सा भी व्यवसाय करेंगे, उन पे वो व्यवसाय थोपा ना जाए। जैसे अब भारत में भी बात करते हैं कि यहाँ पे अब प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा से कोई सा भी व्यवसाय कर सकता है। अब बात यह है कि ये संकल्पना मतलब सबसे पहले ये बात किसने कही थी कि धन के आधार पे बात नहीं होनी चाहिए, तो इससे रिलेटेड बात है कि मानव विकास की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन मोस्ट इंपॉर्टेंट दो अर्थशास्त्री हैं, दोनों के नाम याद रखने अपने को। पाकिस्तान के तो हैं महमूद उल हक और भारत के हैं अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलके एक फॉर्मूला बनाया, और ये फॉर्मूला इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि 1990 से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNDP। इसने प्रतिवर्ष यानी कि हर साल मानव विकास प्रतिवेदन का मतलब है यहाँ पे रिपोर्ट, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं, इन्होंने प्रकाशित करने के लिए इनकी मानव विकास संकल्पना का प्रयोग किया था। मतलब UNDP 1990 से हर साल एक रिपोर्ट तैयार करती है देशों की, और ये रिपोर्ट किसके आधार पे बनती है, जो फॉर्मूला महमूद उल हक और अमर्त्य सेन ने बनाया इसी आधार पे चलता है। अब आगे बात ये भी करेंगे कि इन्होंने फॉर्मूले में क्या क्या रखा है। तो अब बात ये कि मानव विकास के उपागम, अब सीधी बात सिंपली करें कि मानव विकास मापने के लिए इन्होंने कौन कौन से भाग अपनाए जो फॉर्मूला महमूद उल हक और अमर्त्य सेन ने बनाया। इन्होंने एक तो वही रखा जो अनादिकाल से चल रहा था, आय उपागम। अब आय प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा जाता है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है कि देश की एक साल की जो टोटल इनकम होती है उसमें देश की जनसंख्या का भाग दिया जाता है। फिर दूसरा उन्होंने लिया कल्याण उपागम मतलब साक्षरता दर। जो देश
अपने यहाँ के नागरिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प देगा, और विकल्प उनके लिए ज़्यादा वैलिड हैं जो शिक्षित हों। तो जिस देश में साक्षरता ज़्यादा होगी, वहाँ के नागरिक ज़्यादा विकल्पों के बारे में जानकारी रखेंगे और अपने अधिकारों को मांगेंगे, सरकार से लेंगे। तो ज़रूरी है कि उन देशों में साक्षरता प्रतिशत अच्छा हो। और तीसरी बात है आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी कि जिंदगी की मूलभूत आवश्यकता, और इसमें मापा जाता है औसत आयु को। मतलब देश में नॉर्मली एवरेज निकाला जाए कि यहाँ के नागरिकों की आयु कितनी रह पाती है। जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी वहाँ पे ये औसत आयु ज़्यादा होगी। जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं कमज़ोर होगी, जैसे पिछड़े हुए देश हैं, तो वहाँ पे औसत आयु कम होगी। तो इन तीनों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय को भी इंक्लूड करते हैं, साक्षरता को भी इंक्लूड करते हैं, और वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी इंक्लूड करते हैं। तो इन तीनों के आधार पे इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। वही फॉर्मूला यूएनडीपी हर साल एक रैंकिंग जारी करता है देशों की। अब बात यह है कि अगर किसी भी देश को विकसित होना है, मानव वहाँ के विकास करना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स अपनाए जा सकते हैं, मतलब स्तंभ कौन कौन है। तो सबसे पहली बात है समता। समता शब्द का मतलब है समानता। देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, पंथ या संप्रदाय के आधार पे, किसी आधार पे नहीं हो। सबको बराबर मौका मिले, सबको विकल्प चुनने की स्वतंत्रता हो, जैसा अधिकांशतः आज के विकसित देशों में और स्वतंत्र देशों में होता है। फिर एक होता है सतत पोषणीयता। सतत शब्द का ही मतलब होता है लगातार। अब लगातार पोषण कैसे मिले कि किसी भी देश की धन संपदा को कुछ ही समय में खत्म नहीं करना, उसको लगातार यूज करना है, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के जाना है। किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि अपने यहाँ पे जितने खनिज हैं उनको हम 5-10 सालों में बेच के खाली कर दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई संपदा नहीं छोड़ें। तो लगातार भी अपने को अपना विकास जारी रखना है, तो सतत पोषणीयता जरूरी है। एक होता है उत्पादकता। उत्पादकता शब्द का अर्थ है वहाँ के नागरिकों में उत्पादन करने की क्षमता विकसित करना। अब उत्पादन का मतलब है यहाँ पे सीधा सीधा श्रम से, यानी कि वहाँ के लोगों को काम करना आना चाहिए। और काम करना कैसा आएगा? लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर होंगे, लोग अलग अलग फील्ड में पढ़ाइयाँ करेंगे, कुछ आईटी सेक्टर में पढ़ाइयाँ करेंगे, कुछ टेक्निकल में पढ़ाइयाँ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि देश के हर फील्ड में वहाँ के नागरिक काम करने के लिए रेडी रहेंगे, तो उसी देश को फायदा मिलेगा। एक होता सशक्तिकरण, यानी कि शक्ति खुद नागरिक को देना, मतलब अपने विकल्प चुनने की स्वतंत्रता स्वयं नागरिक को प्रदान करना, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर ये चारों बातें किसी देश में लागू होती है तो डेफिनेटली है कि वो कुछ टाइमिंग में मानव विकसित होने की ओर बढ़ेगा। कौन कौन सी चारों? समता यानी कि समानता, लगातार उत्पादन बनाए रखना, और वहाँ के नागरिकों में उत्पादन क्षमता बढ़ाना, और वहाँ के नागरिकों को खुद का विकल्प खुद चुनने की स्वतंत्रता देना। अब बात यह है कि मानव विकास सूचकांक जो महमूबुल हक और अमर्त्य सेन ने बनाया है, उसके कुछ रूल्स, सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि इसका मान, मानव विकास सूचकांक का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता है और 0 से छोटा नहीं आता है। जिस देश का मान 1 के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो देश उतना ज़्यादा विकसित होगा, और जिस देश का मान 0 के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो देश उतना ही पिछड़ा हुआ होगा। अब ये भी अपने लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक का मान किस देश का है, तो वो है यूरोप का नॉर्वे 0.955, और सबसे कम वाला है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजर, केवल है 0.304। अब बात ये कि भारत का एचडीआई मान 0.554 है, और भारत का विश्व में 138वां स्थान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में अभी प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक नहीं है, अपनी साक्षरता भी अधिक नहीं है, और औसत आयु भी, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ज़रूर लेकिन उतनी भी अधिक नहीं हैं। तो इस कारण से इस लिस्ट में भी आप देख सकते हैं कि कुछ देशों को दे रखा है, ये सीक्वल से देश नहीं दे रखे हैं, लेकिन प्रमुख देश जैसे नॉर्वे को पहले नंबर पे दे ही रखा है, तो ये विश्व में पहले नंबर पे है ही। और भारत ऐसा नहीं है कि 20वें नंबर पे है, लेकिन भारत 138वें नंबर पे है, ये कुछ देशों का ही दे रखा। और सबसे लास्ट में नाइजर 138वें स्थान पे है। इस
पूरे को आप एक साथ देख सकते हैं। धन्यवाद।